लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक द्वारा जारी प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए विज्ञान का सेट नंबर 2। मैं पहले सेट 1 डिस्कस कर चुका हूं, तो चलिए शुरू करते हैं सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या सही है। इसमें f और r का संबंध बताया गया है। तो हम जानते हैं कि f और r का संबंध जो होता है r इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर f इक्वल टू r/2, यहाँ पर पहला है ए नंबर में है f r इक्वल टू f/2। ये बिल्कुल गलत है, f इक्वल टू r/2 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। ठीक है, दोनों होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पश्च दृश्य मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए, तो वो होता है उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में बड़े से क्षेत्र का इमेज एक छोटे से दर्पण में बन जाता है। आगे का क्वेश्चन है नंबर 5 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए वही पदार्थ इस्तेमाल होगा जो पारदर्शी हो। तो जल, कांच और प्लास्टिक का हो सकता है, लेकिन मिट्टी अपारदर्शी, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि जो f होता है यानी कि वो होता है r/2। तो ठीक है, यहाँ पर f का मान दिया हुआ है 12, तो r का मान कितना डबल हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 24। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या यूँ कहें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का डबल होता है, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा r का मान। आगे क्वेश्चन नंबर 8, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट्स। तो हेडलाइट्स में इस्तेमाल होने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण। ठीक है, जो कि हमारे नॉर्मल टॉर्च में भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव। तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डायप्टर मात्रक है किसका होता है। डायप्टर लेंस की शक्ति का होता है, पावर ऑफ लेंस है ना, और फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब फोकस दूरी की बात हो रही है। तो मैंने फार्मूला ऊपर में लिख दिया पहले ही, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो 2 डायप्टर है तो यहाँ क्षमता दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1/p हो जाएगा। तो 1/p, तो 1/2 कर दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 करने पर 0.5 आ जाएगा। ठीक है, लगभग ये आ जाएगा 0.5 मीटर। तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसको आइरिस बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है प्रतिबिंब, वो होता है दृष्टिपटल। हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है वो इस तरह का, यहाँ पर अगर हम लोग का आइरिस होता है तो ये वाला जो इलाका होता है इसे बोलते हैं हम लोग दृष्टिपटल। ठीक है, यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये जो रिएक्टेंट है हमारा, ये जाकर के 3 पार्ट में टूट गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन क्या होता है, संयोजन होता है जब जुड़ता है, वियोजन मतलब टूटता है, विस्थापन मतलब एक
एटम एलिमेंट दूसरे को विस्थापित करता है, ठीक है। और द्विविस्थापन भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें आपसी फेरबदल होता है आयंस का। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो इसमें ए, बी और सी तीनों असंतुलित है, केवल ऑप्शन जो डी है ये संतुलित है, क्योंकि इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है ZnSO4 और कॉपर को विस्थापित कर रहा है जिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का अपचयन तथा उपचयन हो रहा है? अपचयन को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और उपचयन को बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ही गलत लिखा गया है। पहली बात, यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो होगा PbO प्लस कार्बन, जिससे कि हमारा लेड अलग हो जाता है, प्लस CO हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर Cu कॉपर लिखा गया है, वो गलत है। तो किस पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा कार्बन का, और अपचयन हो रहा है लेड का। तो लेड हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर लिख दिया गलती से। क्वेश्चन नंबर 17, विकृत गंधिका कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? विकृत गंधिका मतलब तेल के चीज़ों को जब रखते हैं तो वो मतलब गंध करने लगता है। जैसे बहुत लंबे समय तक चनाचूर या कोई भी चीज़ को, तेल वाले चीज़ को रखते हैं तो उसमें ख़राब हो जाता है। तो ये किस अभिक्रिया के कारण होती है? ये होता है उपचयन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। किस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है? तेल का, हवा की उपस्थिति में। इसीलिए जो भी कुरकुरे या लेज आता है वो नाइट्रोजन भरे गैस के पैकेट में आता है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 18, चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्मा निकलती थी, ऊष्मा निकलने वाले अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो इसमें सारे के सारे ऊष्माक्षेपी है। अब बताना है कि संयोजन की वियोजन होता है। तो बता दूं कि चूना का जो फार्मूला होता है, चूना का फार्मूला होता है CaO, और इसमें जब हम लोग पानी डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है, तो इससे बनता है हमारा CaOH2 बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है फाइनली, ठीक है। तो ये एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19 नंबर, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग धूसर हो जाता है। तो बता दूं कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीले रंग का होता है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन का रंग, तो उसका नीला रंग जो होता है वो क्या बोलता है? धूसर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा अलग रंग हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें लोहे का कील कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो वो होता है विस्थापन के कारण होता है। चलिए, क्योंकि लोहा जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो वो लिटमस होता है, जो कि लाइकन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाता? या क्लियर नहीं किया गया है कि कैसा लिटमस है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ब्लू रेड में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड कर देता है, तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी एसिड है। ये जो होगा ये ग्लूकोज है, इसका आंसर ये होगा। ग्लूकोज ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, इसलिए यह किसी भी प्रकार के लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो क्रिस्टलीकरण का जल का होता है H2O, तो क्लियर दिख रहा है कि इसी में है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। 23 नंबर, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसमें कन्फ्यूजन कर सकता है कोई भी स्टूडेंट, इसमें दोनों ऑप्शन कुछ हद तक सही है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, और ये वाला दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सही हमारा ये होगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। कोई भी अम्ल अपना अम्ल गुण प्रदर्शित तब करता है जब उसमें H+ आयन फ्री हो, मतलब उपस्थित हो या फ्री हो, मतलब रिएक्ट करने के लिए। तो ये कहता है कि अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता जल की अनुपस्थिति में। क्यों? क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं होते हैं, H+ आयन फ्री नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 है। वह पदार्थ कौन सा, मतलब यह पदार्थ में से कौन अम्ल है? तो ये अम्ल जो होता है वो हमेशा 7 से नीचे वाले pH होता है उनका। तो 7 से नीचे कौन है भाई? 2, यानी कि ये A है, तो यानी कि आंसर A नंबर होगा। बाकी तो 7 जो होगा वो उदासीन होगा और 7 से ऊपर बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 26। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए अभिक्रिया जो हो रही है इसमें दिखा रहा है कि जो हमारा चाइना डिश में है वो क्या, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, ये इसको AgCl है एक्चुअली। तो AgCl जो होता है इसमें जब सनलाइट पड़ता है तो ये टूट जाता है। ठीक है, इसमें सनलाइट पड़ने से टूट जाता है। तो टूट जाता है तो इसलिए जो रिएक्शन का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने को कहते हैं उत्सर्जन। सिंपल सा क्वेश्चन है। 28। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो ये होता है जल के टूटने से। ठीक है, जितना ज़्यादा जल प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है उन्हीं का ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 29। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो देखिए A नंबर है स्वपोषी, ये तो पौधों में होता है, मृतजीवी कवकों में होता है। परजीवी पोषण अमरबेल जैसे प्राणियों में होता है और कुछ जूं या खटमल जैसे प्राणी करते हैं परजीवी पोषण। लेकिन यहाँ पर अमीबा है तो अमीबा के लिए होगा ऑप्शन नंबर D, प्राणी संभोजी पोषण। ये ऐसा पोषण है जिसमें अंतग्रहण, पाचन और उसका एक्सक्रीशन, मतलब शरीर से बाहर निकालना अवशिष्ट पदार्थों का इसमें शामिल होता है। जैसे मनुष्य में भी प्राणी संभोजी होता है। क्वेश्चन नंबर 30। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में होता है टाइलिन एंजाइम। 31। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो श्वसन प्रक्रम में ये जो पाइरूवेट का विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कोशिका के अंदर ये होता है, इसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं क्योंकि फाइनली यही से एनर्जी में मिलता है। आगे 32। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो ये कक्षा 9 में भी आप पढ़े होंगे, जाइलम के द्वारा होता है। 33। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? तो समष्टि के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है जनन, क्योंकि जनन करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहेगा नया जीव। 34 नंबर। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो आप अगर NCERT बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। ये प्लेनेरिया का फोटो है। ठीक है, इसके शरीर को काटने से जो कटा हुआ भाग के जो भाग नहीं है वो फिर से उन्हें विकसित कर लेता है। ये जोंक में भी देखने को मिलता है। ओह, कहाँ थे हम लोग? हाँ, आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 35 नंबर। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परागन। क्वेश्चन नंबर 36। भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो होता है प्लेसेंटा। जब बच्चे के जन्म होता है तो उसके पेट से निकला हुआ एक पाइप जैसा संरचना होती है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ये माँ के गर्भाशय से बच्चे को पोषण यहीं से मिलता है ना, इसी पाइप से। अब डिस्कस करेंगे 37। एक उत्तम ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता है? तो A नंबर में है वह तेजी से जलता है, B नंबर में है उसमें स्वयं आग लग जाए, C नंबर में है प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। तो ये वाला ऑप्शन सबसे सही है। ठीक है। 38।
पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल होनी चाहिए लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। 39 निम्नलिखित में कौन सा समाप्य ऊर्जा स्रोत है? तो समाप्त होने वाले स्रोत में से सबसे है ये वाला अच्छा ऑप्शन, कोयला। ठीक है। बाकी ऊर्जा स्रोत जो है समाप्त नहीं हो सकते हैं। हालांकि नाभि की ऊर्जा समाप्त हो सकते हैं पर इसमें समाप्त होने में काफ़ी समय लगता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कोयला ही है। 40 नंबर क्वेश्चन, परागकोश में क्या होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, परागकोश में परागकण होते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 2 डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो। आगे हम अगले क्वेश्चन पर अगले सेट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।